नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, हमारे राजनीति विज्ञान में पहली बुक चल रही है, कक्षा 12वीं NCERT कोर्स अपना चल रहा है। तो उसमें आज अपना छठा पार्ट शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, तो देखिए उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि जिस भी विद्यार्थी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जो हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करें अपन अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है कि वह संगठन जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों द्वारा मिलकर बनाया जाता है। ऐसा संगठन जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों द्वारा मिलकर बनाया जाता है उसको अपन अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। इन संगठनों के सदस्य देश होते हैं, ये पूरे विश्व के लिए काम करते हैं। यानी इस संगठन के लिए जो सदस्य देश हैं वो पूरे विश्व के लिए काम करते हैं। तो वापिस देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है कि ऐसा संगठन जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों द्वारा मिलकर बनाया जाता है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन कहा जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत क्या क्या होती है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत होती है पहले ही कि ऐसे समस्याओं को सुलझाने के लिए जिनका समाधान कोई एक देश नहीं कर सकता है, ऐसे समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात करें कि देशों के बीच समझौता करवाने के लिए, यानी जो देश होते हैं अगर उनमें किसी प्रकार का झगड़ा हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो उनके मध्य समझौता करवाने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद देशों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए, जो बाकी देश हैं उन सब में सहयोग की भावना हो, ऐसे सभी देशों के मध्य सहयोग स्थापित करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत होती है। विश्व में युद्ध होने की संभावना को कम करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चार बातें आपको याद रखनी है। पहला तो कि समस्याओं का समाधान के लिए, ऐसी समस्या जिसका कोई भी समाधान एक देश नहीं कर सकता है उसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत पड़ती है। दो देशों के मध्य समझौता करवाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत पड़ती है। देशों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत पड़ती है। और विश्व में होने जो युद्ध होते हैं उसकी संभावना को रोकने के लिए या कम करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करनी पड़ती है। यहाँ पर देखिए कुछ मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में बताया गया है। पहला है लीग ऑफ नेशंस, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ, तीसरा है विश्व बैंक, चौथा है विश्व व्यापार संगठन, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, छठा है एमनेस्टी इंटरनेशनल और सातवां है ह्यूमन राइट्स वॉच। इस प्रकार के जो 7 मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इन सब के बारे में अपन एक एक के बारे में अच्छे से यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं लीग ऑफ नेशंस के बारे में। तो प्रथम विश्व युद्ध की वजह से पूरी दुनिया को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। अर्थात जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके कारण पूरी दुनिया को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, बहुत ही जान माल की हानि हुई। इस तरह के विश्व युद्ध को दोबारा से रोकने के लिए और विश्व में शांति बनाए रखने के लिए सभी देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की सोची, ताकि देशों के बीच विवाद को बातचीत द्वारा सुलझाया जा सके और फिर से विश्व युद्ध ना हो। यानी कि सभी देशों ने क्या सोचा, विश्व के देशों ने, कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसा एक संगठन बनाना चाहिए जो सभी देशों के मध्य के जो विवाद हैं उन विवादों को बातचीत के माध्यम से हल कर सके, सुलझा सके। यानी कि उन विवादों को सुलझाने के लिए युद्ध की नौबत ना आए। अब युद्ध की नौबत नहीं आएगी तो विश्व युद्ध नहीं होगा, और अगर विश्व की नौबत आती है युद्ध होने की तो विश्व युद्ध हो जाएगा। और उससे देखा ही है, प्रथम विश्व युद्ध में काफ़ी भारी नुकसान उठाने को पड़ा था। बात करें तभी लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया, यानी कि सारे राष्ट्रों को मिलाकर एक संगठन बनाया गया जिसका नाम दिया उन्होंने लीग ऑफ नेशंस। ये संगठन ज़्यादा सफल नहीं हुआ और दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। तो ये संगठन ज़्यादा सफल नहीं हो पाया और दूसरा विश्व युद्ध जो था 1939 से लेकर 45 तक उसका पूरी दुनिया को सामना करना पड़ा। दूसरी बात करें, दूसरा विश्व युद्ध और भी ज़्यादा खतरनाक रहा। इसमें प्रथम विश्व युद्ध की से भी ज़्यादा नुकसान हुआ। यानी कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसमें ज़्यादा खतरनाक हानि हुई, जान माल की हानि जितनी
प्रथम विश्व युद्ध नहीं हुई थी उससे ज़्यादा नुकसान दूसरे विश्व युद्ध में देखने को मिला। बात करें आगे तो सभी देशों को महसूस हुआ कि लीग ऑफ नेशंस को और ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है। अब जो ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद देशों को लगा कि हमको क्या करना चाहिए, जो लीग ऑफ नेशंस है उसको और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। इसलिए लीग ऑफ नेशंस को बदलकर संयुक्त राष्ट्र संघ बना दिया गया। यानी यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि जब लीग ऑफ नेशंस असफल हुआ तो उसका नाम बदलकर क्या कर दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ बना दिया। यानी अपन कह सकते हैं, नोट याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र संघ को लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी माना जाता है। यानी लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी कौन है, तो वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें अपन संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना होती है वो 24 अक्टूबर 1945 को हो जाती है। और जब स्थापना हुई थी उस समय इसके देश थे 193 देश। और बात करें इसके मुख्यालय की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में था। अब इस संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या क्या उद्देश्य रहे, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया क्यों गया है, तो पहला उद्देश्य है विश्व में शांति बनाए रखना। विश्व में क्या हो, शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया है। देशों के बीच के विवादों को बातचीत से सुलझाने के लिए, यानी एक दूसरे देश में जब विवाद हो जाते हैं तो उनको बातचीत के माध्यम से सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी है। और देशों की मदद करने के लिए, किसके लिए, देशों की मदद के लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी जाती है। आगे बात करें तो देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य रहा है कि जो देश हैं उनके सामाजिक और आर्थिक विकास को क्या करना है, बढ़ावा देना है। देशों के बीच संधियाँ करवाना, जो बाकी देश हैं विश्व के उन सब के मध्य क्या करवाना, संधियाँ करवाना। अगर किसी प्रकार का झगड़ा हो रहा है तो उसको बातचीत से सुलझाकर उनके मध्य संधि करवाना, विश्व में सहयोग की भावना विकसित करना, ये सारे के सारे उद्देश्य हम संयुक्त राष्ट्र संघ के मानते हैं। यानी कि ये जो हैं 6-7 उद्देश्य हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के बारे में, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य रूप से 6 अंग हैं। मुख्य रूप से कितने हैं, 6 अंग हैं। अब 6 अंग कौन कौन से हैं, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यास परिषद। देखिए यहाँ पर सुरक्षा परिषद आ रही है, सचिवालय है, आर्थिक और सामाजिक न्याय परिषद है, उसके बाद में महासभा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और ट्रस्टीशिप काउंसिल जिसको न्यास परिषद भी कहा जाता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हो गए। आगे बात करते हैं, अपन पढ़ने वाले सबसे पहले अंग के बारे में, सुरक्षा परिषद के बारे में। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है सुरक्षा परिषद, तो सुरक्षा परिषद यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसका महत्वपूर्ण अंग क्या है, सुरक्षा परिषद है। और सुरक्षा परिषद में टोटल 12 सदस्य होते हैं, जिनको भी 2 भागों में बांटा गया है। 5 तो हो गए स्थायी सदस्य, 5 तो कैसे हो गए, स्थायी सदस्य, जबकि 10 को बोला जाता है अस्थायी सदस्य। अब 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनमें कौन कौन है जी, तो देखिए 5 स्थायी सदस्यों में है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस। ये 5 जो है स्थायी सदस्य में आते हैं, बाकी 10 अस्थायी सदस्य में आते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं कि हर 2 साल में क्या होता है, इनका चुना जाता है। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं 10, उनको हर 2 साल में बदला जाता है। आगे बात करें तो हर स्थायी सदस्य के पास एक खास ताकत भी होती है जिसको वीटो पावर कहा जाता है, या निषेधाधिकार। यानी इसके पास ऐसी ताकत होती है, अगर किसी भी कानून को वहाँ बनाया जाता है यूएनओ में, और अगर वो उसको अच्छा नहीं लगता है तो वो वीटो के तहत उसको मना कर सकता है, उस पर निषेध लगा सकता है। वीटो का प्रयोग करके स्थायी सदस्य कोई भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। यहाँ पर कोई लिखा हुआ है, ये की नहीं होगा, यहाँ पर होगा कोई। क्या कर सकते हैं कि वीटो का प्रयोग करके कोई भी स्थायी सदस्य किसी भी प्रस्ताव को आसानी से रोक सकता है। ये वीटो की बात हो गई। अब बात करें तो सुरक्षा परिषद क्या क्या काम करती है, तो देखिए सुरक्षा परिषद के कार्य देशों के विवादों को सुलझाना, यानी जो बाकी देश हैं उनके विवादों को सुलझाने के लिए सुरक्षा परिषद महत्वपूर्ण कार्य करती है। विश्व में शांति बनाए रखना, पूरे विश्व में शांति का माहौल रहे, किसी प्रकार का एक देश दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करे,
ऐसा माहौल बनाए रखने में सुरक्षा परिषद का महत्वपूर्ण योगदान है। और शांति भंग करने वालों को सजा देना, और अगर इस शांति को कोई भंग करता है तो उसको सजा देने का भी इसको अधिकार प्रदान है, इसको सुरक्षा परिषद को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुरक्षा परिषद के बाद में आता है दूसरा अपना सचिवालय। तो यूएनओ की नौकरशाही को ही सचिवालय कहा जाता है, यानी यूएनओ के जितने भी नौकरी वाले जो लोग होते हैं, काम करते हैं, वो सारे के सारे काम कहाँ करते हैं, सचिवालय में करते हैं। तो उसको नौकरशाही को ही सचिवालय कहा जाता है। सचिवालय यूएनओ के लिए काम करने वाले सभी कर्मचारियों का समूह होता है, अर्थात जितने भी कर्मचारी हैं वो सारे के सारे यूएनओ में जो है, यूएनओ के जितने भी कर्मचारी वो सचिवालय में बैठ के काम करते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो कर्मचारियों का समूह है वही सचिवालय है। ये यूएनओ के बाकी अंगों को जानकारी देता है और उनके कामों का लेखा जोखा करता है। यानी यूएनओ के जितने बाकी अंग 6 अंग उनको जानकारी देता है और उनके कामों का लेखा जोखा रखने का काम करता है। तो ये सारा काम कौन करता है, सचिवालय करता है। अगला आ रहा अपना आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो देखिए आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में, तो देखिए आर्थिक और सामाजिक परिषद विश्व में सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए काम करती है। यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद पूरे विश्व के अंदर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक विकास के लिए काम करती है। और इसकी स्थापना की बात करें तो आर्थिक और सामाजिक परिषद की स्थापना भी 1945 में की जाती है और वर्तमान में इसकी सदस्यों की संख्या है 54। और बात करें इसकी बैठक की, तो इसकी जो बैठकें होती है वर्ष में 2 बार होती है। कितनी बार होती है, 2 बार इसकी बैठक होती है। पहली बैठक होती है जुलाई में जिनेवा में होती है और दूसरी अप्रैल में न्यूयॉर्क में होती है। इस प्रकार से इसकी 2 बैठकें होती है वर्ष में। अब इसके काम की बात करें तो ये कौन कौन से कार्य करता है, तो देखिए विश्व में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास के स्तर को बढ़ाना इसका मुख्य कार्य होता है। कि पूरे विश्व में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास का स्तर क्या हो, अच्छे से बढ़ता जाए, ये इसका प्रमुख कार्य होता है। अब यूएनओ का अगला अंग आता है महासभा। तो बात करें महासभा की, तो महासभा यूएनओ के सबसे मुख्य अंगों में से एक माना जाता है। यानी महासभा जो है यूएनओ को सबसे मुख्य अंगों में से एक माना जाता है। महासभा में यूएनओ के सभी सदस्यों को 1 वोट का अधिकार दिया जाता है। ये पर सभी देश बराबर होते हैं। यहाँ पर सभी देश क्या होते हैं, बराबर होते हैं। महासभा एक देश की संसद है जैसा ही होता है जहाँ पर विवादों पर चर्चा की जाती है। जिस प्रकार से किसी भी देश में संसद होती है और वहाँ पर विवादों पर चर्चा की जाती है, उसी प्रकार से महासभा में भी विवादों पर चर्चा की जाती है। आगे बात करें तो महासभा में सामान्य विषयों पर फैसले, आम बहुमत तथा और कुछ खास विषयों पर फैसले 2/3 बहुमत से लिए जाते हैं। यानी कि जो सामान्य फैसले होंगे उनको तो आम बहुमत से ले सकते हैं, परंतु कुछ जो विशेष फैसले होते हैं उनको 2/3 बहुमत से लिया जाता है। अब देखो यहाँ पर आम बहुमत की बात आई, तो आम बहुमत का मतलब हो गया, मान लीजिए सपोज कि 100 कैंडिडेट है वोट देने वाले और एक तरफ 51 है, दूसरी तरफ 49 है, तो उसको हम आम बहुमत बोल सकते हैं। परंतु खास बहुमत या खास जो विषय हैं उन पर फैसलों के लिए 2/3 की आवश्यकता होती है, 2/3 की आवश्यकता होती है, तभी उस पर फैसला लिया जा सकता है। इसका सम्मेलन हर साल होता है और जो ये है अपना महासभा, उसका सम्मेलन हर साल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देशों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाता है। यानी कि इसका मुख्य काम होता है कि जो बाकी देश हैं उनमें विवाद हो जाता है उसको सुलझाने का काम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हेग नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें 9 सालों के लिए चुना जाता है। ये बात बहुत अच्छे ध्यान रखने योग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिनको 9 सालों के लिए चुना जाता है। हर 3 साल बाद 5 न्यायाधीशों को चुना जाता है और सभी फैसले बहुमत से ही लिए जाते हैं। यानी जो बाकी सारे के सारे फैसले होंगे वो सब के सब
बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। अब बात करें अपन न्यास परिषद की, तो न्यास परिषद को उन क्षेत्र की देखरेख करने के लिए बनाया गया पर दूसरे विश्व युद्ध के सामान्य शासन से शुरू नहीं हो सका। तो न्यास परिषद को उन क्षेत्रों की देखरेख के लिए बनाया गया है पर दूसरे विश्व युद्ध के सामान्य शासन शुरू नहीं हो सका है। इन क्षेत्रों का संपूर्ण देखरेख करना न्यास परिषद की जिम्मेदारी थी। यानी कि इसका काम क्या है कि न्यास परिषद की जिम्मेदारी क्या थी कि जो भी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों को की संपूर्ण देखरेख करना, उसका ध्यान रखना ही न्यास परिषद की जिम्मेदारी थी। शुरुआत में इसमें 11 देशों को रखा गया। न्यास परिषद के अंदर शुरुआत में 11 देशों को शामिल किया गया। 1996 में पुलामू द्वीप के आज़ाद होने के बाद इसका काम खत्म हो गया। यानी 1996 में जो पुलामू द्वीप था वो आज़ाद हो गया, उसके बाद न्यास परिषद का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। परंतु इसे फिर भी खत्म नहीं किया गया। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की बात करें तो देखिए, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से विश्व में कई सारे परिवर्तन आए। यानी जो ही शीत युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद में विश्व में क्या कई प्रकार के परिवर्तन आए और विश्व के सामने अलग तरह की चुनौतियां हैं। विश्व के सामने अलग अलग प्रकार की चुनौतियां देखने को मिलती है। अब बात करें अपन कि शीत युद्ध के बाद कौन कौन से बदलाव आए, तो देखिए सोवियत संघ का विघटन। शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। उसके बाद में एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हो जाती है। यानी पहले तो 2 ध्रुव थे, एक तरफ सोवियत संघ था और दूसरी तरफ अमेरिका था, परंतु जो ही सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हो जाती है, अर्थात अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हो जाती है। और इसी समय में चीन तेजी से अपना विकास करना शुरू कर देता है और एशिया की अर्थव्यवस्था का भी तेजी से विकास करना, ये भी इसके अंदर बदलाव है। नई नई चुनौतियां विश्व को देखने को मिली। आतंकवाद जो है उससे पूरा विश्व जूझ रहा है। जलवायु परिवर्तन की बात करें जिसको अपन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जलवायु परिवर्तन भी हुए, कई सारे गृह युद्ध हुए, परमाणु हथियारों का प्रसार हुआ, पर्यावरण का विनाश हुआ, जैसे कि अपने को देखने को मिल रहा है। परमाणु हथियार तो प्रसार होता जा रहा है और पर्यावरण का विनाश होता जा रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं चारों तरफ से और देश में महामारियां फैलती जा रही है। जैसे कि आज अब जो है कोरोना बहुत ही खतरनाक बीमारी सामने आ रही है। तो इस प्रकार से अनेक बीमारियां जो है वो द्वितीय विश्व शीत युद्ध के बाद में देखने को मिली है। आगे बात करें, इन्हीं बदलावों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की बात सामने आई। यानी इन जो बदलाव हुए शीत युद्ध के बाद उनको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की बात सामने आई, क्योंकि स्थापना के बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया पर विश्व की परिस्थितियां बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। अब प्रस्तावित सुधार कौन कौन से, देखिए यूएनओ के न्यायाधिकार के क्षेत्र में आने वाले मुद्दों को बढ़ाना, ये प्रस्ताव दिया है कि इसमें अपन सुधार कर सकते हैं। दूसरा है कि यूएनओ की बनावट में सुधार करना, जो यूएनओ की बनावट उसमें सुधार करना है। फिर वीटो वाले देशों की संख्या को बढ़ाना, यानी कि अभी फिलहाल तो वीटो के जो देश हैं वो 5 है, परंतु उन वीटो के जो देश है उनकी संख्या को बढ़ाना। सुरक्षा परिषद में नए देशों को शामिल करना और यूएनओ के कार्य करने के तरीकों को बदलना, ये सुधार करने के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं। इन्हीं मांगों को देखते हुए 1992 में यूएनओ की आम सभा में एक प्रस्ताव पास किया गया। इन्हीं मांगों को जो मांगे थी उनको देखते हुए 1992 में क्या किया गया, यूएनओ की सभा में जो आम सभा थी उसमें एक प्रस्ताव पास किया गया। अब प्रस्तावित सुधार की शिकायतें देखिए, तो इस प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतें थी। कौन कौन सी, तो पहली है सुरक्षा परिषद विश्व वर्तमान राजनीतिक स्थिति की नुमाइंदगी नहीं करता है। दूसरा था इस फैसले पर पश्चिमी देशों के हितों की छाप दिखती है और तीसरा था सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। ये 3 शिकायतें मुख्य रूप से देखने को मिली है। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ में किए गए बदलावों की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ को और प्रासंगिक बनाने के लिए सितंबर 2005 में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब कौन कौन से बदलाव किए गए उनके बारे में देखते हैं। तो शांति संस्थापक आयोग का गठन किया गया। यदि कोई देश अपने नागरिकों को अत्याचार से बचाने में असफल हो जाएगा तो विश्व बिरादरी उसकी जिम्मेदारी लेगी। हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा की जाएगी
और मानवाधिकार परिषद की स्थापना जो 19 जून 2006 में की गई। लोकतंत्र कोष का गठन किया गया और इसी के साथ साथ सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए प्रदान की गई कुछ मानदंड जो हैं उनको प्रस्ताव किए गए, यानी प्रस्ताव किए गए, बनाए गए, प्रस्तावित किए गए, उनको बनाया नहीं गया। ऐसा कहा गया कि जो इन मानदंडों को पूरा करेगा वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य रह सकता है और जो इन मानदंडों का पूरा नहीं कर पाएगा वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बन पाएगा। अब कौन कौन से मानदंड देखिए। पहला है कि बड़ी आर्थिक शक्ति होना, ये पहला इसका मानदंड है कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना है तो आपके पास में बड़ी आर्थिक शक्ति होना चाहिए, बड़ी जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए, आपके पास बड़ा भूभाग होना चाहिए, आपके पास विशाल सैन्य ताकत होना चाहिए और यूएनओ के बजट में आपका उच्च योगदान होना चाहिए, लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और आपके यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता होनी चाहिए। अगर ये सारे मानदंड कोई पूरा करता है तो वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन सकता है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि अगर ऊपर लिखे मानदंडों के हिसाब से किसी को स्थायी सदस्य चुना जाए तो भारत सभी मानदंडों को पूरा करता है और यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का सबसे बड़ा दावेदार है। यानी कि अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इन सारे मानदंडों को भारत भी अच्छे तरीके से पूरा करता है और अगर बात करें सुरक्षा परिषद की तो भारत को भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जा सकता है। भारत बहुत ही बड़ा दावेदार इसका कहा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो को अपन यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक ध्रुवीय विश्व और अमेरिका के बारे में चर्चा करेंगे कि एक ध्रुवीय विश्व क्या होता है। तो इस सारे के बारे में अपन जो चर्चा है वो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आज को वीडियो को अपन यहीं पर समाप्त करेंगे और बता दो कि जिस भी विद्यार्थी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यारो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे जो बहुत सारे वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे माध्यम से बीएसटीसी की भी तैयारी करवाई जा रही है जो कि आपको आने वाले समय में काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकती है, आपके लिए काफ़ी अच्छे सिद्ध हो सकती है। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएंगे तो आपके जो बीएसटीसी के लिए जो वीडियो डाले जाएंगे उनके नोटिफिकेशन भी आप तक अच्छे से पहुँच पाएंगे। तो चलते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।